अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये है कि हमने जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है? अगर आप लोगों में से कोई बच्चा जॉइन करना चाहता है, तो वो जो है इस नंबर पे राब्ता करे। मैं ऑनलाइन क्लासेस की थोड़ी-सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनका सेशन 3 मंथ है। अब इस 3 मंथ सेशन में हमने आपका जो सिलेबस है, वो कंप्लीट करना है, ठीक है? और साथ में आप लोगों से जो है ना 2 टेस्ट भी लेने हैं, ठीक है? उनमें से एक होगा बाई वीकली, ठीक है? मतलब 14 डेज़ के बाद जो टेस्ट होगा वो, और उसके बाद सेकंड होगा मंथली टेस्ट। आपके सिलेबस को 3 महीनों के हिसाब से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर उसमें भी 2 वीक्स में आपने जितना पढ़ा उसका टेस्ट होगा, फिर मंथली आपका जितना हो जाएगा उसका टेस्ट हो जाएगा। तो 5 डेज़ बच्चों क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे टेस्ट होगा जो कि बाई वीकली वीक में जो आएगा, ठीक है? उसका क्या होगा, टेस्ट होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट उसमें 5 एमसीक्यूज़ हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग जो है ना उस टेस्ट में शामिल होगा। वंस जब आप हमारे जो पेड सेशन है, पेड ग्रुप है, आप उसे जॉइन करेंगे, तो मतलब पेड क्लासेस जॉइन करेंगे, तो हम आपको जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, जहाँ पे आप बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होंगे, आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, हमारा रिसोर्स, हमारा मटेरियल, हमारा डाटा भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और उसके बाद ये जो क्लासेस हैं बच्चों, वो गूगल मीट पे होती हैं, ठीक है? गूगल मीट मेरे ख्याल से आजकल हर एंड्रॉइड ऐप में, हर लैपटॉप वगैरह में मौजूद होता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हर जो सब्जेक्ट है इस 3 मंथ के लिए, मतलब हम आपसे जो है ना हर सब्जेक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं 6000। मतलब ये कि आपने 3 महीने तक इसके अलावा कुछ नहीं देना, ठीक है? इसी में आप पढ़ेंगे भी सही, आपके टेस्ट भी होंगे, आपको गाइड भी किया जाएगा, आपके आपके लिए जो ई-मार्किंग फैसिलिटी है वो भी होगी, ठीक है? मतलब आपके जो पेपर हैं वो हम आपको चेक करके विद एरर जो आपका है वो आपको समझा देंगे, ठीक है? एक छोटी-सी वीडियो क्लिप बना के हम आपको शेयर कर देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन से हैं प्यारे बच्चों? बायो है, केमिस्ट्री है, और उसके अलावा क्या है? फिज़िक्स है। तो जो भी बच्चे जॉइन करना चाहते हैं, तो वो जल्द अज़ जल्द हमसे कॉन्टैक्ट करें। 1 दिसंबर से जो है ना हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना लेट हो जाएँ। और एक और फैसिलिटी भी आप लोगों के लिए है कि भई ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो गूगल मीट पे होते हैं, तो वही लेक्चर्स उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी की वजह से, समथिंग इश्यूज़ की वजह से वो हमारी क्लासेस को जॉइन नहीं कर पाते, तो वो भी जो है ना वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख सकते हैं। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? बेटा आप लोगों को पता है रिप्रोडक्शन क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है? जिसमें वैसे तो आपको पता है इसकी 2 कैटेगरीज़ है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लेकिन यहाँ पे एक ह्यूमन की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन-सी कैटेगरी होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पता है बेटा क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है? और फर्दर आप लोगों को ये भी पता है कि बेटा उन्हीं गैमेट से क्या बनता है, जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उनसे जाइगोट बनता है, ठीक है? और जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, ठीक है? और अगर फर्दर चले जाएं तो एम्ब्रियो से फीटस बनता है, ठीक है? और फीटस से फिर जो ना न्यू कंप्लीट अब बेबी कह लें, वो बनता है, ठीक है? वो पैदा होता है। अच्छा, अब बेटा जितने भी स्पेशली आप मैमल्स की बात कर लें, ह्यूमन भी मैमल्स में आ जाते हैं। तो मैमल्स में बेटा क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब कैसे कि बेटा जो स्पर्म और एग की फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। और स्पेशली कौन से रीजन में फिलोपियन ट्यूब में बेटा जो है ना फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो वहाँ पे क्या होती है बेटा? फर्टिलाइजेशन होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम एक्टिव एट प्यूबर्टी ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम बेटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट तो बेटा शुरू से हो जाती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल कब होंगे? एट प्यूबर्टी बेटा, ठीक है? अब उस टाइम एक्चुअली जो सेक्स हार्मोन है, ठीक है, स्पेशली आप बात कर लें एस्ट्रोजन की, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी मतलब सॉरी एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व है। इसी तरीके से जो आप बात करें टेस्टोस्टेरोन की, जो मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा उसमें इन्वॉल्व होगा। ये 2 मेजर हार्मोन है जो आप कह लें जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेगा? एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है? अच्छा, मेल एंड फीमेल डिफर इन मैनी बॉडी सिस्टम बेटा। मेल एंड फीमेल की जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है ऑर्गन्स के हवाले से, फिजिक के हवाले से बेटा, एटसेट्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लियरली क्या स्पेशलाइज्ड है बेटा, और क्लियरली डिफरेंट है, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल दोनों का जो आप कह लें रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा क्या है? डिफरेंट है। फर्दर बेटा जो फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको पता है 3 मेजर टॉपिक्स हैं। वो तीनों के तीनों टॉपिक्स लॉन्ग में भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं।
लेकिन आप लोगों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, जिसमें उसका मेजर डायग्राम और साथ में उसकी स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यही करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यही करना है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी यही कुछ करना है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले बेटा अगर आप फंक्शन की बात कर लें कि ये किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म में बेटा। स्पर्म की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है और उसके बाद बेटा उनकी मैच्योरेशन, उनकी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेलिवेंट है बेटा। अब मेजर अगर आप ऑर्गन्स की बात कर लें बेटा, इनिशियली फर्स्ट क्या है, गोनेड्स है बेटा। अब गोनेड्स एक्चुअली ये बॉडी से नीचे बेटा जो ना लाई कर रहे होते हैं। अब वजह क्या है कि जो ना जो टेस्टिस है बेटा, उसका जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर से डाउन रखना है। राउंड अबाउट बेटा 35 डिग्री सेल्सियस जो ना इनका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ना टेस्टिस जो ना बिलो लाई कर रहे होते हैं फ्रॉम एब्डोमेन, ठीक है। और इनको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बेटा कवर किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है सेक्रोटम, ठीक है। और फर्दर इसी टेस्टिस के अंदर बेटा क्या मौजूद होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। अब इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। यहाँ पे बेटा ये स्ट्रक्चर टेस्टिस का आप देख लें, ठीक है, कि ये बेटा ये स्ट्रक्चर क्या है, ये टेस्टिस है। अब इन टेस्टिस के अंदर बेटा जो ना यूं कुछ ग्लोब्यूलर ये क्वाइल्ड बेटा यूं स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा फिर फर्दर जो एसेसरी डक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक एपिडेडिमस है बेटा। अब होता ये है कि जो स्पर्म है उसकी जो प्रोडक्शन है इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती रहती है। अब जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे ही डक्टल सिस्टम है मूव करेंगे, मूव करके जब वो एपिडेडिमस तक पहुंचेंगे, वहां तक बेटा जो स्पर्म्स है वो ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुके होते हैं। अब उसके बाद फिर फर्दर बेटा उनको स्पर्म डक्ट यानी वास्ट डिफरेंस के जरिए कहाँ तक, एजुकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा तक बेटा क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। आप वास्ट डिफरेंस को बेटा क्या कह सकते हैं, स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं। फर्दर इसमें इस मतलब रास्ते की बात कर लें, इस पाथवे की। अब बीच में बेटा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। अब एसेसरी ग्लैंड्स में बेटा सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को बेटा हम कॉपर्स ग्लैंड भी नाम देते हैं, क्योंकि कॉपर्स ने बेटा इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो उसकी बेस पे इसका जो ना आप कॉपर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। अच्छा, अब सेमिनल वेसिकल्स का बेटा जो काम है वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है, ठीक है। जो स्पर्म आ रहा है बेटा उनको न्यूट्रिएंट्स बेटा प्रोवाइड करना। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का एक्चुअली काम होता है बेटा स्पर्म की जो एसिडिटी है उसको खत्म करना, मतलब उसको अल्कलाइनिटी में चेंज करना, ठीक है, अल्कलाइन कर देना बेटा। अब उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है बेटा, इसका क्या काम होता है कि ये जो यूरिथ्रा है बेटा उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। क्योंकि बेटा स्पर्म जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनको डैमेज, उनको नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से जो ना बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड फ्लूइड रिलीज करता है, जो स्पर्म को क्या करते हैं कि ऐड कर रहे होते हैं कि उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, जब वो स्पर्म डक्ट से यूरिथ्रा से गुजर रहे होते हैं। फर्दर बेटा जो कपुलेटरी ऑर्गन है, पीनस है, इरेक्टाइल टिश्यू इनेबल द कपुलेशन। अब बेटा इसमें होता ये है कि जो पीनस की बात कर लें या यूरिथ्रा की बात कर लें बेटा, ये यहाँ पे टिश्यूज मौजूद होती हैं। अब ये जो टिश्यूज है एक्चुअली इनके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, अब उन ब्लड फ्लो की वजह से जो ना ये जो पीनस है बेटा वो क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब उन्हीं टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। अब वही ब्लड सप्लाई की बेस पे, ब्लड की प्रेशर की बेस पे जो ना जो पीनस है बेटा वो क्या होता है, इरेक्टाइल होता है। फर्दर बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। चले यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ही ऐड कर दूंगा आगे। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सीमन बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ चले सीमन को हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जैसे कि बेटा हम बात कर रहे थे कि स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगी, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर हैं जो क्या करेंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। अब उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा क्या मौजूद होता है, स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होता है। अब वही स्पर्मेटोगोनिया बेटा माइटोसिस के जरिए क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। अब फर्दर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बेटा क्या होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस 1, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। आप इस डायग्राम की तरफ गौर करें, अगर डायग्राम समझ आ जाता है तो ये टेक्स्ट आप खुद से भी लिख सकते हैं। बेटा ये डिप्लॉइड सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब बेटा ये जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि बेटा ये माइटोसिस के जरिए क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा फिर मियोसिस 1 के जरिए क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। अब बेटा चूंकि मियोसिस इसमें हो रहा है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे, ठीक है। हेप्लाइड मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हेप्लाइड होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें हाफ होंगे। अच्छा, फिर फर्दर बेटा यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट करते हैं, जिसकी बदौलत बेटा क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स।
अब यही स्पर्मेटिड्स एक्चुअली ये स्पर्म्स ही होते हैं, लेकिन इमेच्योर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेटा उनमें चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्म सेल्स भी आप कह सकते हैं या स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है बेटा ये क्या होंगे, ये फंक्शनल होंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ये जो इसकी बात कर लेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसा समझ ले जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स कह लें वो मौजूद होते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के जरिए। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा मियोसिस 1 में चले जाते हैं, जिसकी बेस पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। वजह क्या, क्योंकि मायोसिस के जरिए प्रोड्यूस हुए हैं। फर्दर यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा मियोसिस 2 में चला जाता है, जिसकी बदौलत बेटा स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटिड्स बेटा अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनमेच्योर होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब स्पर्म सेल्स में स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ऐसा समझ लें वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। चलें जी। अच्छा बेटा अब फर्दर आप इसके मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन की बात कर लें तो 400 मिलियन जो स्पर्म्स है वो डेली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फर्दर जो ना जो स्पर्म्स बेटा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वो अपना जो फ्लूइड है बेटा वो रिलीज करते हैं, वजह क्या, स्पर्म को सपोर्ट करने के लिए। तो अब बेटा जो आप कह लें स्पर्म उसी फ्लूइड में मतलब 10% अगर स्पर्म है तो उसमें 90% क्या होगा, वो फ्लूइड रिलीज होंगे, जो ग्लैंड रिलीज करेंगे वो उसमें फ्लूइड मौजूद होंगे, ठीक है। 10% क्या होंगे, स्पर्म होंगे। 90% वो फ्लूइड होगा जो डिफरेंट जो ग्लैंड्स थे वो रिलीज कर रहे हैं। अब कलेक्टिवली इस फ्लूइड को बच्चों नाम दिया जाएगा किसका, सीमन का नाम दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मिक्सचर यानी स्पर्म होता है, जो ग्लैंडुलर सेक्रेशन जैसे वो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड ने जो फ्लूइड सेक्रेट किया वो बेटा इसका मिक्सचर होता है। अब बेटा एक एजुकेशन के दौरान राउंड अबाउट 2 to 5 जो मिलीलीटर स्पर्म है वो रिलीज होता है। और एवरेज आप कह लें जो स्पर्म रिलीज होता है, अगर स्पर्म काउंट करना चाहें तो वो 20 से 150 मिलियन स्पर्म जो ना 1 मिलीलीटर में मौजूद होते हैं। तो आप अगर 2 से 5 की बात कर लें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। एवरेज बेटा इतना होता है। अब इसमें भी ये है कि अगर जो 20 मिलियन से कम लेस स्पर्म होंगे बेटा तो उसकी बेस पे जो फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये फिर जो ना मेल इनफर्टिलिटी के केस में आ जाता है कि उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन कम है, ठीक है। तो ये फिर फर्दर जो ना मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में है, उस चीज को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड ओके है, आगे चलो मैं। यस सर ओके। चले ये बेटा वही स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे देखें बेटा स्पेसिफिक सेल्स मौजूद हैं, ये सर्टोली सेल्स ये मौजूद हैं। अब इन सर्टोली सेल्स के अंदर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस 1 के जरिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर फर्दर जो ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये किसमें, ये फर्दर स्पर्म में यानी स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यही स्पर्मेटिड्स या इन स्पर्म्स को जो ना फिर ये यहाँ पे ये ल्यूमेन आपको शो हो रहा है, मतलब ये कैविटी है। अब इसी कैविटी के जरिए जो ना फर्दर एपिडेरिमस की तरफ इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप होते हैं, फिर वो मेयोसिस 1 के जरिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के जरिए स्पर्मेटिड्स बनते हैं, वो स्पर्मेटिड्स से फिर जो ना स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जो कि इस ल्यूमेन में आ जाते हैं और ल्यूमेन से अल्टीमेटली किसकी तरफ जाते हैं, एपिडेरिमस की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। ओके है, यस सर। चले फर्दर बेटा हार्मोनल कंट्रोल है। अब देखें ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, ठीक है, ये हमारे जो हाइपोथैलेमस है, ऑफ कोर्स हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो रेगुलेट करवा रहा होता है। अब यहाँ पे आपको पता है बेटा जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा GnRH सेक्रीट करता है, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा। अब ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा आप प्रोड्यूस करो क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और साथ में दूसरा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। अब इनके टारगेट सेल क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली किस पे जाके एक्ट करेगा, सर्टोरी सेल्स पे, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बेटा वो कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, लेडिंग सेल्स पे। अब सर्टोली सेल्स बेटा एक तो क्या करता है कि ये जो ना इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो लेडिंग सेल्स है बेटा वो दो काम करता है। एक तो मतलब ये स्पर्मेटोसाइट स्पर्म की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, और साथ में सेकंड जो ना ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे ही बेटा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या फर्दर जो सर्टोरी सेल इनहिबिन हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉर द गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मतलब ये जैसे इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन की, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई काफी है, दैट्स इनफ, ठीक है। जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो दोबारा जो
मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें दी हुई हैं, उनको आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाइपोथैलेमस बेटा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, और ये कहाँ ये किसको जाके इम्पैक्ट करता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर दो हार्मोन रिलीज करता है बेटा, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सर्टोली सेल्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाते हैं। अब फर्दर बेटा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, वो जाके लैडिंग सेल्स पे क्या करेगा? एक्ट करेगा और उन्हें क्या कहेगा कि आप क्या प्रोड्यूस करो? टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन के अगर आप फंक्शंस की बात कर लें बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें आप जो ना बियर्ड की बात कर लें, इसी तरीके से बेटा एक्सिलरी एंड पब्लिक पब्लिक हेयर की बेटा आप बात कर लें, पब्लिक या पेल्विक हेयर, ठीक है, और इसी तरीके से जो ना आप वॉइस की बेटा बात कर लें, ठीक है, जो मर्दों की आवाज वो चेंज होती है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, फर्दर जो ना बेटा मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करवाता है? मेंटेन करवाता है। ठीक है, उसको कैरी ऑन रखता है। फर्दर बेटा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की है कि हाई टेस्टोस्टेरॉन और जो इनहिबिन हार्मोन है बेटा, वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनेसिंग हार्मोन है बेटा, उसकी जो मतलब उसको इनहिबिट कर देंगे कि उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, और आपको पता है फर्दर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये स्पर्म प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करवा रहा होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बेटा हम यहाँ पे इन द केस ऑफ मेल बेटा इसको एक और नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग स्टेरॉइड हार्मोन, इंटरस्टिशियल स्टेरॉइड हार्मोन, ICSH बेटा, बल्कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, इंटरस्टिशियल कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ बच्चों, चलें, एंड में मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगा इन्हीं हार्मोन से रेलिवेंट। चलें, यहाँ तक ओके है? कुछ पूछना है तो बताएं, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Okay, sir. चलें, फर्दर बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा ओवम यानी एग की प्रोडक्शन होती है, और सेकंड जो ना प्रेगनेंसी के लिए जो ना मेंटेन करना होता है। अच्छा, अब इसमें बेटा गोनेड्स की बात कर ले। फीमेल जो गोनेड्स हैं बेटा वो ओवरीज हैं। अब इन्हीं ओवरीज के अंदर मतलब फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, या ओवरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जो एग यानी एग की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, या ओसाइट की जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब फर्दर बेटा ओव्यूलेशन होती है, मंथली जो है ना जो एग है बेटा उसको ओसाइट है उसको क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। उसके बाद फिर फर्दर जो ना कार्पस लुटियम बेटा बनता है। जब मतलब फॉलिकल है, उस फॉलिकल से एग निकल जाता है, तो उसके बाद उस स्ट्रक्चर को कार्पस लुटियम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फर्दर बेटा वो कार्पस लुटियम है एक्चुअली वो एक मतलब रैप्चर्ड फॉलिकल है। क्यों? क्योंकि उससे जो ना एग निकल गया बेटा। उसके बाद वो फिर जो ना हार्मोन सेक्रेशन के तौर पर काम करेगा। उसके बाद बेटा ओविडक्ट है। ओविडक्ट एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन साइट है, जहाँ पे क्या होती है कि एक तो फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद जो एग है उसको कहाँ? यूट्रस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फर्दर बेटा यूट्रस है। यूट्रस की वाल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बेटा। पेरीमीट्रियम ये इस साइड पे आउटर मोस्ट लेयर होगा। अब उसके बाद मायोमीट्रियम बेटा दरमियान में मसल लेयर होगा। अब उसके बाद एंडोमीट्रियम बेटा ये इनर मोस्ट लेयर जो आपको शो हो रहा है, दैट इज एंडोमीट्रियम। ठीक है, और इसी एंडोमीट्रियम में बेटा क्या होती है कि जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन होती है। मैं इस चीज को इस डायग्राम से थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ बच्चों। देखें यहाँ पे बेटा ये ओवरी मौजूद है। ओवरी क्या है बेटा? ये व्हाइट ओवल बॉडीज है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि व्हाइट ओवल बॉडीज। अब फर्दर बेटा जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब इसी ओवरी के अंदर बेटा क्या मौजूद होते हैं? ये फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब उन फॉलिकल्स के अंदर एक्चुअली किसकी डेवलपमेंट हो रही होती है? एग की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं बेटा, उनमें से एक जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है। अब जैसे वो ग्रो करेगा ऑफकोर्स फिर उसमें ओव्यूलेशन होगी, वहां से एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर कार्पस लुटियम बनता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो एग रिलीज होता है वो यहाँ से ट्रांसफर होगा। अब इस फिलोपियन ट्यूब के इसी स्ट्रक्चर पे बेटा ये यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पे एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन होती है। अब जैसे बेटा जाइगोट बनता है, वो जाइगोट इस यूट्रस में बेटा क्या करता है? लाई करता है। ठीक है, अब यूट्रस बेटा क्योंकि ये वो साइट है जिसको आप वॉर्म भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होती है बेटा? उस जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है, यहाँ पे फीटस बनता है, और यहाँ पे जो बेबी है बेटा उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही होती है। अब उसके बाद बेटा ये यूट्रस है। यूट्रस की जो यहाँ पे बेटा क्या मौजूद होता है? ये सर्विकल कैनाल मौजूद होता है। अब सर्विकल कैनाल एक्चुअली ऐसा समझ लें ये एक जंक्शन के तौर पर काम करता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन विजाइना एंड यूट्रस, या फिलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसका पार्ट है। ठीक है, अच्छा, फर्दर बेटा ये विजाइना है। विजाइना बर्थ कैनाल भी बेटा कहलाता है। अब ये एक्चुअली इट इज साइट फॉर द स्पर्म रिसीविंग बेटा। ठीक है, स्पर्म को यहाँ पे रिसीव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म यहाँ से ट्रांसपोर्ट ट्रैवल होके चले जाते हैं।
ठीक है, यहाँ तक ओके है। फर्दर जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल पैसेज के हवाले से अगर आप बात यहाँ पे कर लें कि बेटा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो एंडोमेट्रियल वॉल है जो मतलब एम्ब्रियो के लिए तैयार की गई थी कि यहाँ पे एम्ब्रियो आके रिसाइड करेगा, तो अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस जो इस एंडोमेट्रियल वॉल है बेटा इसकी ब्रेक डाउन होती है और शेड होती है विच लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आगे चलो मैं, यहाँ तक ओके है? Yes, sir. चलें फर्दर बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी इसको जो हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन है जो इसको रेगुलेट करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब बेटा ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बेटा दो हार्मोन है जो बेसिक रोल होता है उनका, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑफ कोर्स बेटा ये भी किसके कंट्रोल में होते हैं, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं। अब क्या करेगा बेटा, यानी जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा, वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फिर जो है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा सेक्रेट करेगा। अब फिर उससे क्या होता है कि जो ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बेटा जो फंक्शन होता है एफएसएच का, वो बेटा क्या करता है कि ये जो ना फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉलिकल्स, अब वो फॉलिकल्स एक्चुअली मतलब उसमें फिर एग की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब जैसे जैसे बेटा ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है या फॉलिकल सेल्स हैं बेटा, वो सेक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। अब जैसे ही बेटा एस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो हाई हो जाती है, तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करने लग जाता है, जिसकी बेस पे क्या करेगा कि ये जो एस्ट्रोजन है बेटा ये इस पेट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसे कहेगा कि अब भाई आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब ना रिलीज करो। ठीक है, क्यों कि फॉलिकल मैच्योर हो गए, अब फर्दर जो ना उनको रिलीज किया जाएगा। इस वजह से जो एस्ट्रोजन है बेटा, जैसे ही मतलब फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं या जैसे फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। जैसे एस्ट्रोजन की क्वांटिटी इनफ हो जाती है तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फर्दर इनहिबिशन हो जाती है। अच्छा, इसी दौरान यानी जो एस्ट्रोजन की जैसे क्वांटिटी हाई होने लगती है तो फर्दर जो ना फिर जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा वो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। अब यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, फर्दर इस मैकेनिज्म को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ लेंगे। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे ये याद करने की जरूरत है कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस व्हिच लीड्स टू द सेक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर कैरी ऑन यानी एक्टिवेट्स द फॉलिकल्स टू प्रोड्यूस एग। ठीक है, जहाँ पे ओवम की डेवलपमेंट होती है। एंड फर्दर जो डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन बिकम्स हाई, तो ये क्या करेगा, इट एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो सीज हो जाएगी। और इसी दौरान यानी जो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फिर क्या करेगा, साथ में इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा बच्चों, ओव्यूलेशन करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है? Yes, sir. चले, अब बेटा अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल के हवाले से बात कर लें, रिप्रोडक्टिव साइकिल नाम वैसे दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्दर जो ना डेज की बात की जा रही है कि कितने डेज का होता है, 28 डेज का होता है। इसको दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। इसको थोड़ा हम आगे पढ़ लेंगे क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेटेड है। हम थोड़ा सा आप बेटा नेक्स्ट जो ना ओव्यूलेशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि बेटा ये देखें हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, वो फिर फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि जो ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप डेवलप करें। अब आपको पता है बेटा ये क्या होता है कि जो ना इस ओवरी के अंदर, ठीक है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। अब डेवलप फॉलिकल्स फिर क्या सेक्रेट करेंगे बेटा, यहाँ देखें एस्ट्रोजन, जो कि ये यहाँ पे फर्दर एस्ट्रोजन क्या कर रहा है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो कर रहा है। जैसे हाइपोथैलेमस जीएनआरएच नहीं रिलीज करेगा और अगर जीएनआरएच रिलीज नहीं करेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो अब उसकी बेस पे फिर फर्दर जो ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और जिसकी बेस पे बच्चों क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। और ओव्यूलेशन के बाद जो मतलब ये फॉलिकल्स हैं बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये फॉलिकल्स यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हुई है, ओव्यूलेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो गए। मतलब जो फॉलिकल्स हैं वो बाद में कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके है। मैं इस टाइप की तरफ नहीं आया कि उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ओके है, पहले ये बताएं। हाँ बच्चों, Yes, sir. चलें जी। फर्दर बेटा oogenesis है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट्स यानी एग की प्रोडक्शन होती है बेटा, बिगेन्स बिफोर बर्थ बेटा। एक्चुअली आप फीटस की भी बात कर लेना तो फीटस में 6 to 7 मिलियन बेटा ऐसा समझ लें जो ओगोनिया कह लें बेटा वो मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे आप बात आती है बेटा प्यूबर्टी की तो उनकी जो मतलब सॉरी एट बर्थ, बर्थ की बेटा अगर आप बात कर लें तो वहां तक जो ना 1 से 2 मिलियन जो ओगोनियम है बेटा वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और
प्यूबर्टी में बेटा उनकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर कम हो जाती है 300 के, ठीक है, से 400 के तक बेटा रह जाती है। और अगर बात कर लें कि टोटल एग के जो रिलीज होते हैं बेटा इस पूरे लाइफ में, तो वो कितने होते हैं, अराउंड अबाउट 300 से 400 होते हैं, ठीक है। 300 से 400 जो एग ओवम है बेटा वो रिलीज होते हैं, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको बेटा, कि बिफोर बर्थ बेटा वो जो गोनिया है बेटा वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तब जो ना उसकी जो मतलब एक ओगोनियम है या ओवा है बेटा उसकी तब प्रोडक्शन होती है, ठीक है। हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ना ओवा कैसे बन रहा है, इस चीज को हम आगे देखेंगे। इन्वॉल्व्स माइटोसिस बेटा, ग्रोथ फेज मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले माइटोसिस होती है, फिर उसके बाद मियोसिस 1 मियोसिस 2 होती है बेटा, इस चीज को हम आगे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा इस डायग्राम को देख लें बेटा, ये क्या है, ओगोनिया, ठीक है, ये डिप्लॉइड होती हैं। अब उसके बाद फिर उससे क्या बनता है, ये इस डायग्राम को आप छोड़ दें, हम आगे ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। देखें बेटा ये स्पेसिफिक है, ये ओगोनियम है, ठीक है, ओगोनियम। अब बेटा ये क्या बनता है, ये भी वही ओगोनियम है बेटा, ओगोनिया। अब यहाँ से बेटा क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। अब उसके बाद बेटा ये जो ये यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है, ये ऐसा समझ लें कि प्यूबर्टी से पहले है, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले तक ऐसा समझ लें प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। प्राइमरी ओसाइट से फर्दर जो साइकिल है बेटा वो सीज हो जाता है, और ये जो ओगोनिया ये मेटाफेज के कंडीशन में रह जाते हैं, ठीक है, मेटाफेज में। और फिर फर्दर क्या होता है कि जैसे ही प्यूबर्टी बेटा स्टार्ट होती है, तो अब उस प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट है वो डिवाइड हो जाते हैं, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, अब जब बेटा ओव्यूलेशन होती है तो उस ओव्यूलेशन के दौरान ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ओसाइट रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के दौरान क्या रिलीज होता है बच्चों, सेकेंडरी ओसाइट। अब जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट का कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, स्पर्म के साथ, ये सेकेंडरी ओसाइट है और साथ में बेटा स्पर्म की कॉम्बिनेशन होगी, तो उसके बाद जब ये सिग्नल मिलेगा तो फौरन क्या हो जाएगा बेटा, जो एक साइड पे ओवम बन जाएगा और साथ में उसका जो ना ये सेकंड ओवम और साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। अब जो सेकेंडरी ओसाइट से जो ओवम बना है बेटा वो कब बनेगा, जब स्पर्म एग के साथ यानी सेकेंडरी ओसाइट के साथ कंबाइन होगा, उसे सिग्नल मिलेगा। जैसे ही सिग्नल मिलेगा जो बेटा सेकेंडरी ओसाइट है वो ओवम और सेकंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक साइड पे सारा उसका साइटोप्लाज्म आ जाएगा, दूसरे साथ में उसके पास ना साइटोप्लाज्म होगा, वो बाद में क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात ओके है। हाँ बच्चों, Yes, sir. चले मुझे ये बता दें कि जो फर्टिलाइजेशन है वो स्पर्म और साथ में किसकी होती है, एग होता है या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी ओसाइट होता है। हाँ Sir, बच्चे, secondary side. ठीक है, जैसे ही मतलब फर्टिलाइजेशन होगी तो फौरन जो ना वो सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड होगा, ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बना देगा। चलें इसकी रीडिंग करते हैं। अब प्यूबर्टी बेटा हर मंथ क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो सेक्रीट होता है, जिसकी बेस पे फॉलिकल्स कुछ डेवलप होते हैं और उसके बाद जो ना कुछ जो ओसाइट है उनकी डेवलपमेंट होती है। वन मेयोसिस कंप्लीट, मतलब उनमें से मतलब उन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से एक क्या होता है कि वो मेयोसिस 1 कंप्लीट करता है, जिसकी बेस पे सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा बनता है। अब सेकेंडरी ओसाइट लार्जर और इसमें न्यूट्रिएंट्स रिच होती हैं, दूसरा जो फर्स्ट पोलर बॉडी है बेटा उसमें वो नॉन फंक्शनल होता है। अब फर्दर बेटा ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये रेस्ट की हालत में रहता है इन मेटाफेज 2 में। अब जैसे ही बेटा जो ओवुलेशन होती है उस दौरान मतलब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। अब फिर क्या होता है बेटा कि ये यानी जो मियोसिस 2 है, जहाँ पे ये यहाँ पे बेटा मियोसिस 2 और ये यहाँ पे मियोसिस 1 है, ठीक है। मियोसिस 1 तो हो जाती है और जिसकी बेस पे सेकेंडरी ओसाइट बनता है और सेकेंडरी ओसाइट फिर ओवुलेशन के जरिए रिलीज हो जाता है। बट वो जो ना एक रेस्ट की हालत में आ जाता है, और रेस्ट किस कंडीशन में होती है, मेटाफेज 2 की कंडीशन में। अब फिर क्या होता है बेटा, जब स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट के साथ पेनिट्रेट करता है, उसमें पेनिट्रेट करता है बेटा, तो उस दौरान ये जो मियोसिस 2 है वो फौरन कंप्लीट हो जाता है, और उसी फौरन कंप्लीशन के दौरान एक वही ओवम बनता है बेटा, दूसरे सेकंड पोलर बॉडी बनता है। अब बेटा ओवम है बेटा वो फर्टिलाइज्ड एग होगा, ठीक है, रिटेन साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिएंट्स। दूसरा जो सेकंड पोलर बॉडी है बेटा वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। The purpose of unequal division ensures embryo has sufficient nutrient for the development. अब बेटा जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सेल ओवम बना था उसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होगा, और जो सेकंड पोलर बॉडी है बेटा उसका कोई काम नहीं है, उसे डीजनरेट हो जाना है। इस वजह से बेटा जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मौजूद है उसकी अनइक्वल डिवीजन है, ताकि क्या हो कि जो एम्ब्रियो बनेगा या जो जाइगोट बनेगा उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होंगे वो उसे थॉरोली मिलते रहे। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा बेटा, यहाँ पे
चले मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। चलें बेटा आगे चलते हैं। आगे है फीमेल साइकिल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लें, वो जो 3 फेजेस पर मुश्तमिल होता है बेटा। फर्स्ट फेज होता है मतलब डे 1 से डे 5, जिसे हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। सेकंड बेटा इसमें होता है प्रोलिफरेटिव फेज, या इसे आप कह सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। और उसके बाद बेटा थर्ड क्या होता है, सेक्रेटरी या फिर आप कह लें पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अच्छा, अब फर्स्ट फेज बेटा यहाँ पे आप देख लें, ये मेंस्ट्रुएशन मतलब ये राउंड अबाउट 1 से 5 डेज तक रहता है, या 2 से 5 डेज तक बेटा रहता है। ड्यूरेशन ये डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट फीमेल्स में इसका जो फेज है या जो इस मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब बेटा इस दौरान क्या होता है कि जो एंड्रोमेट्रियल वाल है बेटा वो क्या होती है, शट डाउन होती है, ठीक है। और क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है। ये यहाँ पे आप देख लें बच्चों, ठीक है। इस दौरान ये जो यहाँ पे ये एंड्रोमेट्रियल वाल बना हुआ था बच्चों, ये यहाँ पे कि ये जो एंड्रोमेट्रियल वाल यहाँ पे बना हुआ था बच्चों, ठीक है। अब चूंकि बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे वाल बनी हुई थी बेटा वो क्या हो जाएगी, वो शेड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल वाल है बेटा वो शट डाउन हो गई है। और उसके बाद इस ड्यूरेशन में बेटा, इस ड्यूरेशन में जो ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या किसी भी हार्मोन की बात कर लें, उस वक्त कम होता है। बेशक आप एस्ट्रोजन की बात कर लें, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर लें, ठीक है। ओवरियन हार्मोन्स में यहाँ पे मतलब उन्हीं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के, उनकी बेटा जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल कम होती है। लेकिन जैसे ही अब ये फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का यानी डे 1 से डे 5 तक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, ऐसा ऐसा से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे इसके अगर आप बात कर लें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बेटा इस यूट्रस की वाल से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसका जो काम होता है बच्चे वो क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करवाएगा, ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। अब फॉलिकल्स की अगर डेवलपमेंट होगी बेटा, ऑफ कोर्स उसमें से वही जो फर्दर वैसे तो 3-4 फॉलिकल्स होते हैं, बल्कि 5 से 20 जो ना फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या होता है बेटा, एक जो है ना वो ज्यादा फंक्शनल हो जाता है, ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। वन क्या हो जाता है बच्चों, उसमें डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। और बेटा जो बाकी रिमेनिंग्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डी जनरेट हो जाती हैं, डी जनरेट। अब जो रिमेनिंग डी जनरेट बेटा फॉलिकल्स हैं उनको हम नाम देते हैं फॉलिकल, ठीक है, एट्रीसिया, ठीक है। फॉलिकल एट्रीसिया बेटा क्या चीज है कि वो फॉलिकल्स जो डी जनरेट हो गए हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं था, सिर्फ एक फॉलिकल क्या हुआ है बेटा, डोमिनेट हुआ है। अब उसी फॉलिकल से क्या बेटा रिलीज होता है, फिर एग रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकल यानी जो राइज हुआ है इसका फंक्शन समझ आ गया है कि यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ है, राइज हुआ है, इसका फंक्शन समझ आ गया। यस सर। क्या मिन्हा बच्चे, सर दोबारा समझाएं एक बार। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज हुआ है उसका फंक्शन क्या है, सर का वाला नहीं सर, आप दोबारा समझाएं, मुझे समझ नहीं आई। दोबारा समझो बच्चे। देखें ये यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, साथ में बोलें, साथ में बोलें, कौन रिलीज, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो गया, इसका इम्पैक्ट किस पे, ओवरी पे। अब ये ओवरी में जाके क्या करेगा कि वो जो फॉलिकल्स हैं बेटा उनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा, किसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा, वैसे बहुत सारे कैटेगरीज वेरी करती हैं, 5 से 20 फॉलिकल्स क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं, ठीक है। अब उन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट ये जब करवा रहा होता है तो मतलब क्या कि उनमें से वो उस एग की डेवलपमेंट करवा रहा होता है, उन्हीं फॉलिकल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एग मौजूद होते हैं जिसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अच्छा, अब बेटा फिर क्या होता है कि उन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल क्या होता है बेटा, डोमिनेट होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो डीजनरेटेड फॉलिकल्स हैं बेटा उनको नाम दिया जाता है फॉलिकल एट्रीशिया, बेटा वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, उनको फॉलिकल एट्रीशिया का नाम दिया जाता है, ठीक है, एट्रीसिया, ठीक है। अब एक बेटा जो फॉलिकल होगा वो डोमिनेट होगा, जो अब वही उसी फॉलिकल से क्या होगी बेटा, जो एग है वो रिलीज होगी, ओव्यूलेशन जिसे हम कहते हैं वो होगी। इज इट क्लियर मिन्हा, मिन्हा सर बच्चे क्लियर है। हम एक दफा रिपीट करें फिर हम आगे चलते हैं। सर आपने क्या है कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिनका इम्पैक्ट जाके ओवरी पे होता है कि वहाँ से मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स 5 से 20 फॉलिकल्स को रिलीज कराते हैं, लेकिन उन सब फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही फॉलिकल जो होता है वही डोमिनेट होता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है जो डीजनरेट हो जाते हैं उनका क्या फंक्शन है, वो उनका उनका मुझे भूल गए वो फॉलिकल एट्रीसिया, सर, ठीक उनका है। कोई फंक्शन नहीं है, ये बस उनका नाम होता है। ये उनका नाम है, डीजनरेटेड फॉलिकल्स को नाम दिया जाता है फॉलिकल एट्रीसिया। जैसे अभी यहाँ पे ये रिमेनिंग वो जो दूसरा फॉलिकल था उसका नाम कॉर्पस लूटियम हो जाता है। इज इट ओके? यस।
चलें होता है ये फॉलिकल एट्रेशिया, ये मतलब रिमूव हो जाता है? रिमूव डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, कह रहे हैं आप रिमूव से याद कर ले कि ये डीजनरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जैसे वो सेकंड पोलर बॉडी वो डीजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे इनका भी यही काम है, सेम होता है उनके साथ। ओके सर मेरी अकेडमी का टाइम हो गया। चलें आप चले जाएं बेशक, ठीक है, रिकॉर्डिंग बाकी देख लीजिएगा, वैसे भी आप 5-10 मिनट का रिमेनिंग लेक्चर है। यहाँ तक ओके है मिन्हा? जी सर, ओके। चलें जी, वही चीज यहाँ पे हम कह रहे थे। अब बेटा सेकंड, जैसे ये प्रोलिफरेटिव फेज यानी प्री ओव्यूलेटरी फेज है, अब ये फेज बेटा कहाँ से, डे 16 से स्टार्ट होता है, डे 6 से स्टार्ट होता है डे 14 तक। अब यहाँ से कह लें ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ये यहाँ तक, ये 14 डेज तक। अब इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज का नाम दिया जाता है। अब इसी दौरान में जैसे मैं आपको यहाँ पे कह रहा था क्या होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगी, फॉलिकल्स डिवेलप होंगे, 5 से 20 होंगे, उनमें से एक फॉलिकल डोमिनेट करेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब इस फेज को उन्होंने किसका नाम दिया, फॉलिक्यूलर फेज का नाम दिया। ठीक है, आप प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं, या फॉलिक्यूलर फेज भी आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब इस दौरान जैसे कि हम कह रहे थे बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा जो फॉलिकल्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व होगा। अब जिसकी बेस पे जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाएंगे। अब जो मैच्योर यानी जो फॉलिकल है उसको हम नाम देंगे बेटा ग्राफियन फॉलिकल, भी हम उसे नाम देते हैं। अच्छा, अब बेटा इसी दौरान जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि यही फॉलिकल फिर क्या सेक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन सेक्रीट करेंगे। अब उस एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होगा कि एक तो ऑफ कोर्स बेटा ये एंडोमेट्रियल जो वाल है बेटा उसको क्या करेगा, थिक करेगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि जैसे बेटा ये यहाँ पे देखें कि ये ओवरी है, ओवरी से ऑफ कोर्स यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, इसको भी चले मैं इसका भी बता देता हूँ। देखिए बेटा कि जैसे ही फॉलिकल्स ये प्रोड्यूस हुए थे बेटा, डेवलपिंग फॉलिकल्स, अब इन्होंने क्या किसकी प्रोडक्शन करवाई, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाई। अब इस एस्ट्रोजन के दो काम है, एक तो ये इनहिबिशन के तौर पर काम करेगा, फर्दर फॉलिकल्स की प्रोडक्शन में रुकावट करेगा कि भाई काफी है, जितना प्रोड्यूस हो गया ठीक है, एग डेवलप हो गया, अब फर्दर मजीद नहीं चाहिए। और सेकंड बेटा इसका काम होता है इस एस्ट्रोजन का, यहाँ पे देख लें, सेकंड काम होता है बेटा इस ये एंडोमेट्रियल वाल को मेंटेन करना। ठीक है, इस एंडोमेट्रियल वाल को मतलब बनाना। ठीक है, क्योंकि फर्दर में फ्यूचर में यहाँ पे एम्ब्रियो ने आना है बेटा, इस वजह से उसकी डेवलपमेंट अभी से स्टार्ट हो गई है। अब कब से स्टार्ट हो गई है, इसी फॉलिक्यूलर फेज में बेटा। ठीक है, इस 6 से 14 डेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हाई हो जाती है। अब इसकी प्रोडक्शन क्या करेगा, एक तो एंडोमेट्रियल वाल को थिक कर देगा, और सेकंड में बेटा ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करेगा, जिससे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। अब जैसे ही बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इनहिबिशन होगी, इस दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगी, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये ठीक है कि जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ रही है, ये यहाँ पे देख लें, इस केस में यहाँ पे ये 14 डेज की बात हो रही है। अब एस्ट्रोजन की बेटा यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, तो इसी के ऊपर देख लें, इसी दौरान बेटा ल्यूटिनाइजिंग की जो क्वांटिटी है वो भी हाई हो रही है। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन की जैसे क्वांटिटी हाई हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी को रोक देगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। अब ये डे कब की बात हो रही है बेटा, डे 14 की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी 14th डे में क्या होगा कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी हाई हो जाती है तो वो क्या करवाता है बेटा, ओव्यूलेशन करवाता है। तो अब इसी ओव्यूलेशन की वजह से बेटा यानी डे 14th है, इसमें क्या होगा बेटा, जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एग रिलीज कब होगा, ओव्यूलेशन कब होगी बच्चों, डे 14। डे 14। ठीक है, अच्छा, अब बेटा डे 14 तक पहुंच गए। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या होगा कि सेक्रेटरी फेज या पोस्ट एवुलेटरी फेज है। अब इसमें क्या होगा, मैं इस चीज को रेज कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे बेटा ये डे 14 तक पहुंच गए, ये यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होता है कि फर्दर यानी जिस फॉलिकल से एग रिलीज हो गया है, तो उसके बाद उस फॉलिकल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, कार्पस लुटियम में। अब ये कौन करवा रहा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल्स को कन्वर्ट करता है कार्पस लुटियम में। अब यही जो कार्पस लुटियम है ये फिर फर्दर प्रोजेस्टेरॉन को भी सेक्रीट करेगा और साथ में जो ना एस्ट्रोजन को भी सेक्रीट करवाता रहेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन बेटा फर्दर क्या है कि अब इसी की यानी ये जो इस वाल है बेटा, इसकी फर्दर जो ना मेंटेनेंस करता है। ठीक है, इसमें ब्लड वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड कर देता है। क्यों, क्योंकि बेटा जो एग है वो यहाँ से रिलीज हो चुका है, एग जो ना इस साइड पे आ रहा है, और यहाँ पे जैसे ही मतलब जो एग है बेटा वो ऑफ कोर्स जैसे कि मैं कह रहा था फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ना ये यहाँ पे आके इसको इसकी इम्प्लांटेशन होगी यहाँ पे। तो अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियल वाल को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, अब प्रिपेयर द एंडोमेट्रियल वाल फॉर द इम्प्लांटेशन। अब बेटा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो जो कार्पस लुटियम है ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा।
अब अगर कार्पस लुटियम डीजनरेट हो गया तो वो तो फिर हम कह रहे थे प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर वो जो हम बात कर रहे थे ना इसकी कि ये एंडोमेट्रियल वाल, ठीक है, कि ये प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियल वाल को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियल वाल बेटा मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब जिसकी बेस पे बेटा क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, जो एंडोमेट्रियल वाल है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर दोबारा से क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फर्दर जो ना ये सेक्रेटरी फेज है, ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, जिसमें क्या हुआ कि जो ओव्यूलेशन है एग है उसकी सेक्रेशन हुई और इसी दौरान ये जो कार्पस लुटियम था बेटा वो प्रोड्यूस हुआ। अब ये कार्पस लुटियम क्या करेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखें इसकी क्वांटिटी हाई है प्रोजेस्टेरॉन की, इस लेवल पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों की हाई है। अब इसी दौरान ये जो आप देख रहे हैं इस एंडोमेट्रियल वाल की फर्दर मतलब थिकनेस हो रही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स, ब्लड वगैरह, ब्लड वेसल, ये सारी चीजें बच्चे ऐड की जा रही हैं ताकि उसको जो ना एम्ब्रियो के लिए क्या किया जा सके, प्रिपेयर किया जा सके। अब अगर यहाँ पे बेटा क्या है, ओव्यूलेशन नहीं हुई इस ड्यूरेशन में 15 से 18 डेज में, तो उससे क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियल वाल है और ये साथ में जो हम कार्पस लुटियम की बात कर रहे थे, कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा। कार्पस लुटियम जैसे ही डीजनरेट हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाएगी और जिसकी बेस पे दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बच्चे, ये फेज ओके हैं? जी ओके। अगर नहीं है तो दोबारा पूछो, ठीक है। हाँ बच्चे, मुझे ये बताओ और कौन बैठा हुआ है? मिनहा? सर इंशाल बच्चे, बैठी हुई। एक इंशाल बैठी हुई है बस? जी सिर्फ इंशाल है। अच्छा चले, तो इंशाल है, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी सर आ रही है। हाँ, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? पता नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बच्चे मतलब पूरा लेक्चर ही नहीं समझ आया? जी सर। अब मैं क्या कहूँ यहाँ पे? पता नहीं। मैं भी कुछ नहीं कह सकता। इतना मत्था मार के एंड में 1 घंटा हो गया फिर कह रही कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आपने लेट ज्वाइन किया था, जी तकरीबन 5-10 मिनट हो गए हैं, आवाज आई थी मुझे ज्वाइनिंग की। जी तो अब क्या किया जाए, लेक्चर तो एंड हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जी मोनोपाल रहता है। चलें, आप कोशिश करें इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर ना समझ आया तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। उसका समझाने का मसला नहीं है, आप लोग के पास पढ़ने का दिल हो और समझने का मूड हो। ओके है? हाँ बच्चे, मिनहा यस सर। चलें जी, मुझे ये सेक्रेटरी फेज एक दफा समझा दें मुझे। मिनहा भी सर सुन लेगी, ओ इंशाल भी सुन लेगी। इंशाल रेडी रहे सुनने के लिए? सर सेक्रेटरी फेज में ये होगा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारे पास रिलीज हुआ था, ये इस सेकंड उस फेज में जो हमारे पास रिलीज हुआ था, ये जो है ना ये आगे जो है ना कन्वर्ट हो जाता है रप्चर फॉलिकल में, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कौन और ये कौन कन्वर्ट हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो तो हार्मोन है, वो कैसे कन्वर्ट होगा? बच्चे देखें, मेरी बात सुने, कि वो जो फॉलिकल है ना उसको कन्वर्ट करता है कार्पस लुटियम में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये काम है। क्या काम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का? कि वही फॉलिकल को जो है ना वो रप्चर उसमें कन्वर्ट कर देता है और वो हमारे पास फिर मतलब फॉलिकल रैप्चर्ड होता है, उस रैप्चर्ड फॉलिकल को वो कार्पस लुटियम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब फर्दर कार्पस लुटियम का क्या काम होगा? कॉर्पस ल्यूटियम का ये काम होगा कि वो हमारे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ना ये प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए इन किसको प्रिपेयर करेगा? प्रिपेयर किसको करेगा? एंडोमेट्रियम कहाँ मौजूद होता है? एंडोमेट्रियम हमारे पास यूटेरस में। यूटेरस में। यूटेरस की जो इनर मोस्ट लेयर है ना वो एंडोमेट्रियम है, उसको ये प्रिपेयर करेगा। उसमें मतलब ब्लड ऐड करेगा, उसमें ब्लड वेसल्स ऐड करेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज्यादा से ज्यादा मतलब वो की जाएगी, एडिशन की जाएगी। ठीक है, उसके और बाद क्या होता है? और उसके बाद ये होगा कि अगर हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीनेचर हो जाएगा और ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियल वाल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल वाल, ठीक है, एंडोमेट्रियल जो वाल है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जैसे ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इस चीज को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, ये इसको भी आप देख लें। वैसे 3 फेज में कह लें या 2 फेज की बात कर लें, ठीक है, इसको 4 फेज में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज जो ना ये मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, सेकंड फॉलिकुलर फेज होता है, थर्ड एवोल्यूशन फेज होता है, फोर्थ ल्यूटियर फेज होता है बेटा। अब जैसे ये बेटा 1 से जो ना हमने 5 पढ़ा था, ये डिफरेंट होता है।
इस दौरान में मेंस्ट्रुएशन रहती है बेटा, जिसमें जो एंडोमेट्रियल वाल है वो शेड हो जाती है। उसके बाद 5 से बेटा हमने 14 तक पढ़ा था, ये जो ना प्री ओव्यूलेटरी फेज है, फॉलिकुलर फेज है। अब इसमें यही ये जो फॉलिकल्स हैं बेटा, इनकी डेवलपमेंट होती रहती है, ये फॉलिकल्स, ठीक है। अब जैसे ही इसी दौरान में शुरू में बेटा क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ती है ताकि इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो। फिर उसके बाद जैसे ये फॉलिकल्स बेटा डेवलप होने लगते हैं तो वो क्या सेक्रीट कर देते हैं, एस्ट्रोजन। अब जैसे ही एस्ट्रोजन की बेटा क्वांटिटी हाई होती जाएगी तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो आस्ता आस्ता से ये स्लो होती जा रही है। अच्छा, अब जैसे एस्ट्रोजन हाई होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा, तो ये किसको ट्रिगर करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बेटा जैसे क्वांटिटी हाई हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे ओव्यूलेशन हो गई बेटा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसी तरीके से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब इनका कोई काम नहीं रहा। अब इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। और इसी दौरान बेटा जो एस्ट्रोजन है उसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी ड्रॉप हो जाती है, लेकिन ये अर्जी होता है, ये दोबारा एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अब जैसे बेटा ये फॉलिकल है, रैप्चर हुआ है, एग यहाँ से रिलीज हुआ है, तो उसके बाद बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है, जो रैप्चर्ड फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस लूटियम में बेटा। अब यही कार्पस लूटियम फिर क्या करेगा, इस एस्ट्रोजन को भी सेक्रीट करेगा, इस प्रोजेस्टेरॉन को भी सेक्रीट करेगा। अब इनका काम क्या होता है कि ये जो ये एंडोमेट्रियल वाल है बेटा, इसको दोबारा क्या करवाना, मेंटेन करना, इसमें न्यूट्रिशन, इसमें ब्लड वेसल, इन चीजों को ऐड करना बेटा। अब जिसकी बेस पे क्या होगा कि बेटा एक तो एंडोमेट्रियल वाल बढ़ेगी, दूसरे प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी। और अगर फर्टिलाइजेशन बेटा नहीं होती, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बच्चों नहीं होती, तो उसकी बेस पे क्या होगा कि ये जो कार्पस लूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा। कार्पस लूटियम जैसे ही डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का अगर लेवल कम हो गया तो ये जो एंडोमेट्रियल वाल है बेटा ये रिटेन नहीं हो पाएगी और क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, रिटेन नहीं होगी और ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन बेटा ये 1 से 5 डेज तक होता है। अब फॉलिकुलर फेज जो ना आप प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं कि ये 6 से 14 डेज तक होता है। 14 डे में बेटा यही ओव्यूलेशन होती है। उसके बाद 15 से 28 डेज तक क्या होता है बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी आप कह सकते हैं, ये अकर होता है बेटा। उम्मीद है कि अब ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर जिसने इसको हमने 2-3 दफा जो है ऐसा समझ लें रिपीट कर लिए, तो उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। नहीं आया फिर भी समझा दूंगा, और इवन वीडियो लेक्चर ये रिकॉर्डेड है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर जो ना ये वही जिसकी हमने डिस्कशन की है। उसके बाद बेटा यहाँ पे बात हो रही है मोनोपाज एंड मोनार्की की, ठीक है बच्चों। मोनोपाज एक्चुअली इस कंडीशन को कहते हैं कि फर्दर जो एग की डेवलपमेंट है या फॉलिकल्स हैं बेटा वो डेवलप नहीं होते। फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल से बेटा जो एग की डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाती है, सीज हो जाता है, ठीक है। अब ये राउंड अबाउट बेटा वही जो ना 450 ईयर्स एज तक, ठीक है, होता है। और इस दौरान टोटल जो एग बेटा रिलीज होते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी, वो 400 बेटा जो एग्स हैं सेकेंडरी ओसाइट हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बाकी जो बेटा रिमेनिंग जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। इस चीज को नाम देते हैं मोनोपाज का, कि जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाए, सीज हो जाए, ठीक है, एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर्स के आसपास, या 45 भी कह लें, 45 से 50 आप कैजुअल कह रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा वो सीज हो जाता है, ठीक है। फर्दर जो ना आप ओवम की बात कर लें या कह लें या फॉलिकल्स, उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल सीज हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम नाम देते हैं कि जो फीमेल में बेटा जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये मुकम्मल तौर पर एंड हो जाता है। उसके बाद बेटा मिनार्की है। अब मिनार्की क्या चीज़ है बेटा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है, इस चीज़ को मिनार्की का नाम दिया जाता है। और ये राउंड अबाउट जो एज है बेटा वो 12 से 13 है। ये एज डिफरेंट हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज है, मतलब जो ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है। ये बच्चों इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये जो ना फर्दर आपकी इनटेक सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट मतलब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मोनार्की का भी बेटा एज इससे बाद में भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। और इसी तरीके से जो ना फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज हम नॉर्मल के तौर पर कह रहे थे, ये इससे लेट भी हो सकता है। और स्पेशली ये आपके फूड इनटेक पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो ना फूड इनटेक कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो यानी आप फूड इनटेक करते हैं तो उससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है बेटा 21 डेज से राउंड अबाउट या 35 डेज तक जो ना डिले चेंज हो सकता है। ये नॉर्मल जो ना कहा जाता है कि वो 28 डेज है। इससे पहले भी बच्चों ऐसा समझ लें नुकसानदायक और उसके बाद भी नुकसानदायक। ये वही चीज़ आपके फीड पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें खाते हैं और किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी डिपेंड करती हैं।